जय हिंद। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा थर्ड एडिशन बुक निकाला गया है बिहार दरोगा को प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन को एक ही बुक में इकट्ठा किया गया और फुली सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन को एक बेहतरीन डिस्कशन के साथ किया गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बुक का पीडीएफ चाहिए तो बुक का भी पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप देख रहे हैं जो इसमें 25 सेट है 2024 से 2008 के बीच जितने बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों का एग्जाम हुआ है सभी का क्वेश्चन एक ही बुक में एक सिलेबस फुली सिलेबस पर आधारित है। जो इस वीडियो में देखेंगे 1717 पोस्ट के लिए जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका देखेंगे। 1702 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन देखेंगे जो पार्ट 2 रहने वाला है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन तक हो चुका था। 34वां क्वेश्चन देखेंगे। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कभी भी उपचुनाव जो सीट खाली हो जाता है उस पर उपचुनाव करा लिया जाता है। तो आइए डिस्कशन देखते हैं। जो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, जो संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र, आयोग होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। अचानक मृत्यु हो गई या कोई त्यागपत्र दे दिया या उनकी वर्षकाल पूरा हो चुका है तो उस पर उपचुनाव कराया जाता है। संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्षों के लिए निर्धारित अवधि पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। संसद राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है। 3 प्रकार के चुनाव देखें। उपचुनाव देखें, जो मृत्यु या त्यागपत्र या आयु समाप्त हो उसे उपचुनाव करा लिया जाता है बीच में। जो निर्धारित अवधि 5 वर्ष किया गया है उसमें चुनाव 5 वर्षों पर कराया जाता है उसे आम चुनाव कहा जाता है। जो महाभियोग लगाकर उस अवधि को ख़त्म कर दिया गया तो बीच में जो चुनाव होता है उसे मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। जो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त में सदस्यों को मिलकर बनने वाली निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, गुप्त रूप से दिया जाता है। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। इसमें विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अर्थात इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता शपथ लेता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जो अनुच्छेद 64 के तहत। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं जो अनुच्छेद 64 के तहत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, अंततः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूपों में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो 1952 से 62 के बीच 10 साल कार्यकाल था। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है जो 14वें 15वें दोनों 14वें अभी चल रहा है, जो 11 अगस्त 2022 को इनका पद ग्रहण किए थे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है जो अनुच्छेद 71 के तहत। राज्यसभा जो उच्च सदन के सदस्यों की संख्या अधिकतम से 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन होता है जिसका सभापतित्व करने के एक अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा की संरचना जो अनुच्छेद 81 में है जबकि राज्यसभा का संरचना 80 में है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूपों में चुनती है जो अनुच्छेद 93 के तहत।
मंत्रिमंडल, मंत्री जो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। भारत के मौलिक कर्तव्यों को कितना प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आइए उन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। जो 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1967 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य पूरे सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इनकी संख्या 11 है। इसे भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य, आइए 11 मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। पहला में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे। फर्स्ट में। सेकेंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज्य रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों को समरता और समानता, मातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा एवं महत्व समझते हुए उसकी परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावनाओं को विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े एवं सतत प्रयास करते रहें। और लास्ट 11वां शामिल नहीं था, जो पहले 10 ही मूल रूप से था। 11वां जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो आप माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाता है, जो 11वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ एवं कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राष्ट्रपति होते हैं। जो भारत संविधान के अनुसार संघ एवं कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। जो अनुच्छेद 53 के यह घोषणा की गई है कि संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ एवं कार्य अध्यक्ष होते हैं। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, जो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 में भारत सरकार के विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। राज्यपाल, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वह दोहरी भूमिका निभाती है, राज्य के प्रमुख रूपों में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूपों में भी निभाते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 30 है। आइए, संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय के उपबंध का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय उद्घाटना जो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अनुच्छेद 124 के क्लाउज 1 के अनुसार प्रारंभ में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसे अनुच्छेद में संविधान के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। 1956 में संसद के अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 हो गई, निश्चित की गई
1960 में 13, 1967 में 17 और 1986 में 25 किया गया और 2019 में जो 33 हुए। 2009 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी थी और 19 में आपका 33 हो गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संविधान संशोधित विधेयक 2019 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या नियुक्ति किए जाते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आइए इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इनका शासनकाल जो 1828 से 35 के बीच और 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। दूसरा वारेन हेस्टिंग जो 1774 से 1785 ईस्वी तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 93 ईस्वी के बाद भारत सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। इनका शासनकाल 1786 से 93 के बीच था। इसने बंगाल बिहार अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का स्थापना किए थे। और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम का संधि जो 1792 इन्हीं के। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 2 बार हुआ, जो 1757 से 60 और 1765 से 67 के बीच इनका रहा। क्लाइव जो बंगाल का पहला गवर्नर बना था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन भी लागू किया गया था। इलाहाबाद की संधि 2 हुआ था, एक 14 को, एक 12 को, एक 16 को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण उम्र क्या होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 65 वर्ष होती है, अधिकतम 65 वर्ष। आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र जो 65 वर्ष होती है। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकते हैं। उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। न्यूनतम आयु कोई तय नहीं है। न्यायाधीशों कभी भी राष्ट्रपति से संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि जो अनुच्छेद 217 के क्लाउज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी न्यायाधीशों को 62 वर्षों तक अपने पद की आसीन रह सकते हैं, यानी पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकती है। तो आइए किन किन कारणों से पद रिक्त होता है उन कारणों को देखते हैं। पहला, यदि राष्ट्रपति से संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे दे। यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों नियुक्ति कर दे या उसे किसी अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे, यदि उस पर संसद के दोनों सदन सिद्धांत कदाचार अर्थात असमर्थ के आधार पर हटा दिया जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की वही ढंग होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होता है। 114वें संविधान संशोधन 2010 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 वर्ष बढ़ाकर 65 वर्ष का प्रस्ताव किया गया। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय हैं। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो
योजना आयोग 1946 में गठित केसी नियोगी समिति के संतुष्टि के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को गैर संवैधानिक और परामर्शदायित्री निकाय के रूपों में किया गया था। जो भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालीन और 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। इस आयोग का प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम और मोंटेग सिंह अल्लुवालिया जो अंतिम थे। भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI यह कोलकाता में स्थित एक संशोधन संस्थान या विश्वविद्यालय है। वित्त मंत्रालय यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों के लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कर्नाटक राज्य है। सिल्क वस्त्रों को उत्पादन 50% की भूमिका रखता है जो कर्नाटक राज्य है। जो भारत में रेशम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, हर साल औसतन 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है जो भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 1/3 है। जम्मू कश्मीर जो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल जो जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है। आपका ऑप्शन ए होगा, जो आयकर, इनकम टैक्स। विभिन्न करों का केंद्रीय आय का योगदान देखते हैं। जो माल एवं सेवा कर GST जो 17% है। निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स जो 15% है। आयकर जो इनकम टैक्स 15% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो 7%। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जो 4% होता है। कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अनिवार्य अंशदान जिसे सरकार की सभी को समान हितों के एवं व्यय करती है उसे कर कहा जाता है। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए प्रत्यक्ष कर को पहले देखते हैं। वैसे कर जिसको वही व्यक्ति देते हैं जिस पर लगाए जाते हैं वह प्रत्यक्ष करदाता इसके भरे और दूसरे पर नहीं टाला जाता है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे कर जिसका करपाता एवं करदाता 2 अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। आबकारी कर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आय कर जो अनुच्छेद 270 के अनुसार वे कर हैं जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं परंतु जिन्हें प्राप्त राजस्व संघ एवं राज्यों में बांट लिया जाता है, यह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के रूपों में जाना जाता है। और संपत्ति कर, स्टैंप ड्यूटी जो यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय बिक्री कर, यह ऐसा कर है जिसमें केंद्र सरकार लगाती है जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है। इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। बिक्री कर या व्यापार कर, यह राज्य सरकार की अप्रत्यक्ष कर है। महत्वपूर्ण कर सुधार समिति को देख लेते हैं। जो समिति इधर देखेंगे और कार्य क्षेत्र देखेंगे। राजा चेलाया समिति जो कर सुधार से है। वाचु समिति जो प्रत्यक्ष कर से है। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से है। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर है। पार्था सारथी समिति जो कर नीति है या YB रेडियो समिति जो आयकर छूटों की समिति है। भूरेला समिति जो मोटर वाहनों करों की वृद्धि है। केलकर समिति डो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करकारों समिति है। और राष्ट्रीय देख लेते हैं। रंगराजन समिति जो पेट्रोल उत्पादन एवं प्रशुल्क संरचना संबंधी सिफारिश पर किया गया था।
जो सरकार व्यय नियंत्रण करने का प्रावधान वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड आपका एक कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। नाबार्ड एक कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक बनाया गया है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है। पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्र एवं जिला सहकारी बैंक और तीसरा प्राथमिक ऋण समिति। जो राज्य सहकारी बैंक है यह राज्य शीर्ष स्थान पर है, केंद्र एवं जिला सहकारी यह जिले स्तर पर है, प्राथमिक ऋण समिति जो यह ग्रामीण स्तर पर है। किसानों के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी समिति से प्राप्त किया जाता है। किसानों को दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को एम नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, जबकि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया था। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 6वीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 के बीच ही दौरान नाबार्ड खोला गया था। इसके दौरान नाबार्ड एक्सचेंज बैंक 1982, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 आदि में शुरू किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। जैसे ट्राइफेड जो भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति लोगों को स्थानीय व्यापारिक शोषण से बचाना तथा उनके लघु व वन उत्पादनों के उपयोग में मान्यता प्रदान करना। नेफेड जो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना जो कृषि उत्पादन के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र की गई। बेरी बेरी खुराक किसकी कमी के वजह से होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो B1 विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होती है। इनका रासायनिक नाम जो थायमिन है। कमी से होने वाली रोग जो बेरी बेरी है। इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखे मिर्च, बिना धुलिए दाल, एक अंडा, सब्जी। विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इनकी कमी से होने वाला रोग देख लें, रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोफैथियम। स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत तेल। विटामिन सी का रासायनिक नाम देख लेते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड है। होने वाला रोग जो अस्कॉर्बिक और मसूड़े में खून आना। स्रोत जो खट्टे होते हैं, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्ची, अंकुरित अनाज, यह सभी विटामिन सी का स्रोत है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उसके हटाए द्रव के भार के बराबर होता है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। उसके हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। यह सिद्धांत जलयानों या पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूध मापी जो दूध की किसी नमूने की शुद्धता जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, यह सिद्धांत इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जो 64वें पोस्ट के लिए एग्जाम 2024 में है। यह क्वेश्चन पूछा है, दूधगामी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोमीटर जो द्रव की घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ की अपेक्षित घनत्व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। अपेक्षित घनत्व बराबर किसी पदार्थ की घनत्व और पानी के घनत्व के
अनुपात के बराबर होता है। अपेक्षित घनत्व समान राशियों के एक अनुपात है, इसकी इकाई कोई नहीं होती है। कौन सी उद्गम दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करती है? आपका ऑप्शन ए होगा जो आर्किडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस खगोल भौतिक शास्त्रियों का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग पीड़ित है, केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात पता कर सकता है। आपका ऑप्शन सी होगा जो स्टीफन हॉकिंग्स। खाने का सोडा आपका ऑप्शन डी होगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा होता है। NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है, साधारण नमक होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो व्यापारिक कास्टिंग सोडा होता है, NaOH होता है। सोडियम कार्बोनेट जो व्यापारिक नाम धोवन सोडा वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, Na2CO3 × 10H2O होगा। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किसका मिश्रण किया जाता है? जो आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम का किया जाता है। आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम का मिश्रण किया जाता है। कैल्शियम और सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हेमेटाइटिस, इनका व्यापारिक नाम जिप्सम होता है, जिसका सूत्र CaSO4 2H2O होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है। कैल्शियम कार्बोनेट व्यापारिक नाम संगमरमर जो खड़िया होती है, सूत्र CaCO3 होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका ऑप्शन बी होगा जो CaSO4 हाफ H2O होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है जो CaSO4 हाफ H2O होगा। यह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा, फट्टी बांधने में, छतों के दीवार को चिकना बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होगा। इसका उपयोग जो चूना बनाने में, टूथपेस्ट, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है। इसके आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूपों में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O का उपयोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में या सीमेंट उद्योग, अमोनिया सल्फेट स्वाद के रूपों में किया जाता है। अम्लीय भूमि के क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? आपका ऑप्शन बी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाती है। नाभिक में उपस्थित मूल रूप से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। जो देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भीतर है, इलेक्ट्रॉन चारों कक्षा में चक्कर लगा रही है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका का प्रयोग द्वारा J.J. थॉम्सन ने किए थे। कैथोड किरण नलिका में स्पष्ट हुआ कि कण ऋणात्मक कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलती है। इन्हें कणों में इलेक्ट्रॉन नामक दिया जाए। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो -1.6022 कूलम होता है और इसका द्रव्यमान मास देख लेते हैं जो 9.109 kg होगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। वास्तव में इसे इलेक्ट्रॉन की खोज का गोल्ड स्टैंड को सुझाव किया यदि परमाणु वैद्युत उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन के ही बाहर आवेश वाली एक अन्य धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए प्रोटॉन पर, जो इसमें प्लस होगा 1.6022 कूलम 19 कूलम होगा। यही इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो 1.6710 kg होता है। न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने 1932 ईस्वी में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के बौछार द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रक्त पटल के नीचे आँखों के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झील होती है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं एवं एक फिल्म होती है। यह सिरा वस्तु का प्रतिबिंब के रूपों में एवं आकार ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु प्रतिबिंब उल्टा हुआ वास्तविक बनता है। कार्निया, जो आँख बाहर से एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली का ढकी रहती है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। दृढ़ पटल, जो सामने वाले भाग का कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे कार्निया कहते हैं। नेत्रदान में कार्निया का ही दान किया जाता है। नेत्रदान में जो कार्निया ही दान दिया जाता है। आइरिस, जो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झील का पर्दा होता है, उसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आँख के रंग मतलब आइरिस में रंग होता है। आइरिस का कार्य आँखों में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण करना होता है। जो ये भी क्वेश्चन कौन करता है, आँख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो ये भी आपका 64वें पोस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आइरिस करता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। आँखों में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धि नमी सोखती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। आइए उपस्थित सोडियम देखते हैं। सोडियम एक क्षारीय धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील एवं सफ़ेद एवं मुलायम धातु है, जो कि प्राकृतिक स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यौगिक रूपों में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, जो NaCl और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सोडियम सल्फेट, जो NaSO4 10H2O आदि के रूपों में जाना जाता है। मैग्नीशियम, इनका परमाणु क्रमांक जो 12 होता है। मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइडों के यौगिक के रूपों में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साडाइटेड MgCl2 6H2O की सोडियम क्लोराइड के तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? इनमें से कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ग्रेनाइट या फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस का सबसे अधिकतम मात्रा में एपेटाइट में पाई जाती है, जो इसके साधारण सदस्य होते हैं। पहला जो CA5 PO5, यह तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट। एल्युमिनियम का अयस्क देख लेते हैं, जो बक्साइट होगा। क्रोमन क्रायोलाइट 72 किलोमीटर पर आवर की वेग से स्थित है। तो यह चेंज कर सकते हैं, जो मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देंगे, तो आप ऑप्शन सी होगा, ए होगा। वेग वेलोसिटी, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा के प्रत्येक सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है। SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। कौन सा भौतिक मात्रा जड़त्व मापता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो द्रव्यमान को। किसी वस्तु के जड़त्व उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जड़त्व का SI मात्रक जो किलोमीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का SI मात्रक जो किलोग्राम, आयतन का SI मात्रक घन मीटर। गति ऊर्जा समीकरण होता है। गति ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उससे वस्तु की गति ऊर्जा कहलाता है। यदि m को द्रव्यमान से v से वेग को गति ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु को विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्रित पानी के संचित ऊर्जा, तनी धागा स्प्रिंग संचित ऊर्जा,
घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा, ऊंचाइयों पर रखे पत्थर का संचित ऊर्जा, यह सभी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय बल के विरोध संचित ऊर्जा का व्यंजक जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। m द्रव्यमान को, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण को और h ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। कौन सा अंग पायचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पचित हुआ भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लीवर पची हुई भोजन को विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हानिकारक विषाक्त पदार्थों को अवशोषित पदार्थों को परिवर्तित कर देता है। आमाशय को ऑक्सीटेन कोशिकाओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर का रस एंजाइम होती है, जो पेंसिन या रेंगिन कहलाता है। अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, एक साथ अंतःस्रावित करती है। नलिकाहीन और बाह्य स्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं। इसमें अग्नाशय से रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल का शोषण भाग लवण एवं एंजाइम में होता है और क्षारीय द्रव होता है, जो pH मान 7.5 से 8.3 होता है। इन तीन प्रकार का मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में के लिए एंजाइम होता है। इसके लिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किडनी, यह प्रमुख कार्य रक्त का प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाने तथा अनाशय अनुप्रयोग पदार्थों को जल के कुछ मात्रा का मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। किडनी के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें बनने वाली पथरियाँ कैल्शियम और ऑक्जेलेट का बना होता है। मूत्र द्वारा वनस्पति प्रौधान में होते हैं। आपका ऑप्शन सी, जो स्वीट पोटैटो। मूत्र द्वारा वनस्पतियों प्रौधान स्वीट पोटैटो सक्रांदन में कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम आइपोमोया बतायस। परिस्थितियों में हुई बहुवार्षिक व्यापार के कारण होता है। आलुओं में सोलेन्सी कुल का पौधा होता है। यह भूमिगत तने का उदाहरण होता है। भूमिगत तने एवं उदाहरण देख लेते हैं। कंद में आलू आएगा, घननंद जो बंडा केसर, जिमकंद और अरबी। परकंद में जो हल्दी अदरक आता है, और सलकंद में जो प्याज लहसुन और तिली आता है, जो सलकंद में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लोहा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में लोहा तत्व नहीं प्राप्त होता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातु उनके गलित क्लोराइड विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइडों के विद्युत अपघटन के निष्कर्षित किया जाता है। किस यौगिक का अणु सहित 40 होता है? 70। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो NaOH को। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 6.022 10⁻23 एक मोल के बराबर होते हैं। तो मोल, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र पदार्थों का वह राशि है जिसमें पदार्थों की इकाई सूत्र की संख्या उतनी है जितने शुद्ध कार्बन 12 का आइसोटोप कठिन 12 ग्राम के परमाणु की संख्या के बराबर होता है। मोल इकाई का मान, मोलों का मान जो 6.022 10⁻23 होता है, जो कार्बन 12 ग्राम या एक मोल के परमाणु के बराबर होता है। जो 6.022 10⁻23 एक आगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों की प्रतीक होता है।
जो सन 1967 ईस्वी में मोल इकाई के रूपों में स्वीकार किया गया था। पेसर मेकर संबंधित है। पेसर मेकर किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो हृदय से। पेसर मेकर संबंधित है हृदय से, हार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों का कौन सा हमें बचाती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ओजोन परत, CO3, ओजोन, जो ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणों को यह दुष्प्रभाव को बचाती है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य के केंद्र के लगभग क्रोड कहते हैं, केंद्र भाग को क्रोड कहा जाता है, जिसका तापमान जो 1.5×10⁷ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान जो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000। हेंसबेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। सूर्य के केंद्र नाभिक संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संचित होता है? बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संचित होता है? आपका स्थिति ऊर्जा संचित होता है। एनर्जी, ऊर्जा, किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। उस वस्तु का ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या दो प्रकार के होते हैं, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा के ई से सूचित किया जाता है काइनेटिक एनर्जी, जो ½ mv² होता है। स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में द्विनिश्चेषण के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित होता है। पुष्प में द्विनिश्चेषण के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। जीवित कोशिकाओं का प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो जो न्यूक्लियस करता है। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किस में मापा जाता है? आपका ऑप्शन सी होगा, जो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर, इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ, विद्युत धारा तथा दिशा मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। किस जीव में कसव्य पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो यूग्लिन में। यूग्लिन यह तालाब का स्वच्छ जल में पाया जाता है। यूग्लिन युक्त तालाब के में जल के ऊपर हरे रंग का परत बन जाता है, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्णहरित पाया जाता है। इसके अग्र सिरों पर कोशिका मुख्य हो जाते हैं। कोशिका मुख्य से एक धागे एवं समान रचना निकलती है, जिसे कसव्य कहते हैं। इससे जंतु प्रगलन अंग होता है। रसोई गैस का मुख्यतः होता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मीथेन गैस होता है। रसोई गैस का मुख्य तो मीथेन गैस होता है। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस में 95% जो हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है।
घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसमें उच्च दाब द्रवित सिलेंडर में भरा जाता है। एलपीजी में सल्फर यौगिक मिथाइल कप्रेंटन मिला देते हैं ताकि इसे रिसाव की इसकी गंध की पहचान किया जाए। फलों की प्राकृतिक रूप से पकाने की एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। मीथेन का CH4 जो मार्शल गैस भी कहा जाता है। रक्त का कौन सा घटक जो शरीर के अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो आरबीसी। शरीर के अंगों का ऑक्सीकरण आरबीसी द्वारा पहुंचाया जाता है। मानव रक्त, जो रक्त एक तरल संयोजित ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलय है जिसका pH मान 60.4 होता है। जय हिंद, जय भारत।